911 में से। नमस्ते, यहाँ तुरंत पुलिस अधिकारी चाहिए। ठीक है, कहाँ पर? बे पॉइंट अपार्टमेंट। क्या चल रहा है? मेरा बेटा लगातार सांस ले रहा है। वो क्या करना बंद नहीं कर रहा। सांस लेना। वो सांस लेना नहीं रोक रहा। ठीक है। हॉलैंड मिशिगन में सुबह 4:19 पर पुलिस अधिकारी 16वीं स्ट्रीट के बे पॉइंट अपार्टमेंट में चाकू मारने की रिपोर्ट पर जा रहे हैं। उस यूनिट में एक महिला और उसका किशोर बेटा रहते हैं। हैरानी की बात है कि उसने कंट्रोल रूम को बताया कि उसने कुछ ऐसा किया है जो बदला नहीं जा सकता। हमें कुछ काम वाला औजार मिल गया। कोई पीछे है? यही उसने कहा था। जीरो 11, हम दरवाजे के पास हैं। उसके हाथ में से फोन है, वो उल्टी कर रही है, उसे छोड़ दो। छोड़ दो। चाकू छोड़ दो, चाकू छोड़ दो। ये कहानी है केटी ली और उसके 17 साल के बेटे ऑस्टिन डीन पिकर्ड की। सच कहूं तो यह वेस्ट मिशिगन की हाल की सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक है। केटी और ऑस्टिन करीब एक दशक ओटावा काउंटी में रहे। बाहर की दुनिया के लिए वे हॉलैंड के एक अपार्टमेंट में बस एक शांत मां और बेटा थे। ऑस्टिन को लोग साहसी और दयालु मानते थे। केटी प्यार करने वाली मां थी जो हमेशा साथ रहती थीं। असलियत इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। उस अपार्टमेंट के दरवाजे के पीछे कुछ बहुत गलत था। कोर्ट के रिकॉर्ड से बाद में पता चला कि केटी जानती थी कि उसका वास्तविकता से संपर्क टूटता जा रहा है। वो घंटों खिड़की से बाहर घूरती रहती थी। उसे लगता था FBI उसे देख रही है। वो बिजली के सॉकेटों में छिपे सुनने वाले उपकरण ढूंढती और ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर लगातार परेशान करने वाली खबरें स्क्रॉल करती रहती थी, जिससे उसे पूरा यकीन हो गया था कि दुनिया खत्म हो रही है। 21 फरवरी की सुबह सुबह, जो कि वैसे ऑस्टिन के 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले था, केटी 911 पर फोन पर थी और उसने उन्हें जो बताया वहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। 911 पे। हाय, हमें यहाँ के पुलिस हमें कहाँ पे? बे पॉइंट अपार्टमेंट्स। क्या हो रहा है? मेरा बेटा लगातार सांस ले रहा है। वो क्या बंद नहीं कर रहा है? सांस लेना। वो सांस लेना बंद नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। क्या वो तेज सांस ले रहा है? पता नहीं। वो कल छुट्टी पे था और मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और मैं उसे सांस लेना बंद नहीं करवा पाई, जैसा कि उसने मुझसे वादा करवाया था। ठीक है, तो क्या वो तुमसे चाहता है कि तुम उसे मार दो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यही तो मैं कुछ समय से कर रही हूँ। और मैं उसकी सांस नहीं रोक पा रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। आपके बेटे की उम्र क्या है? वो कल 18 साल का होने वाला है, लेकिन वो 18 साल का नहीं होना चाहता था। क्या आपका बेटा जाग रहा है? नहीं, वो बस सांस लेना बंद नहीं कर रहा है। क्या आप किसी और कमरे में जा सकती है? मैं अलग कमरे में हूँ। क्या घर में कोई हथियार है? मेरे पास है। मैंने चाकू का इस्तेमाल किया था। ठीक है, कहाँ काटा? क्या उसे काटा? ये काबू से बाहर हो गया था। ठीक है, क्या हुआ? ये सब आसान होना चाहिए था और उसे बस सो जाना था और ये काम नहीं आया। वो बार बार कह रहे थे कि अस्पताल मत ले जाओ। ठीक है, अब चाकू कहाँ है? ये ऐसे है, कमरे में है। उसके पास है या तुम्हारे पास? उसके पास। ठीक है, लेकिन वो सांस ले रहा है। आमतौर पर मैं उसे प्यार करता हूँ। ठीक है, अच्छा। रुको केटी, मेरे कुछ और सवाल हैं। तो मैं यहाँ हूँ पर मैं उन्हें देखने नहीं जाऊंगी। ठीक है केटी। हम बात करेंगे, मैं आ रही हूँ। तुम्हें उल्टी करनी है? पुलिस अधिकारी यही हैं। ठीक है,
है, हाँ केटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ फोन हो और कुछ नहीं। केटी, उसके हाथ में सिर्फ फोन है और वो अभी उल्टी कर रही है। नमस्ते। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ओ, तुम्हारे पास चाकू है? अभी चाकू नीचे रखो। माइक, मैं ठीक हूँ, हमें मारो। मैडम, चाकू नीचे रखो। रुको। अरे मुझे नीचे उतरना है, मुझे नीचे उतरना है। चाकू नीचे रख दो। चाकू नीचे रखो, यही कर सकते हो। कृपया मेरी बात सुनो। मुझे चाहिए कि तुम बस चाकू गिरा दो, प्लीज। चाकू मत गिराओ। मेरे मन में डेविड के लिए बहुत सी भावनाएं रही हैं। यही बात है। कृपया बस बस, आपका बहुत धन्यवाद। कृपया बस बाहर हॉलवे में आ जाइए। मैडम रुकिए रुकिए। टेजर चलाया गया। मुझे आपकी जरूरत है। मैडम, हिलिए मत, हिलिए मत, वरना आपको फिर से टेस्ट किया जाएगा, ठीक है? आप ठीक है? ठीक है, मैं हिल नहीं सकता। हिलना मत। ये जमीन पर तैनात किए गए हैं। हमारे लोग उसके अंदर जा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास ऊपर चाकू है? हाँ, मुझे नहीं पता किसका कनेक्शन अच्छा है। मैडम, पेट के बल लेटिए, ठीक है? अब जब केटी हिरासत में थी, अधिकारियों ने अपना ध्यान ऑस्टिन पर केंद्रित किया और उसकी हालत का आकलन करने के लिए अपार्टमेंट में दाखिल हुए। महिला पर टेजर का इस्तेमाल किया गया है। वो फिलहाल जमीन पर है। अपार्टमेंट के अंदर लड़के की हालत की जांच की जा रही है। क्या महिला पर टेजर इस्तेमाल हुआ? हम अब दूसरे लड़के की जांच कर रहे हैं। इधर आओ। इधर आओ। शिट। वहां कितना साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है, मेरा ऐसा मानना है। काफी समय हो गया, शरीर और थकान। हाँ, मैंने उसे एक बोल्स दिया था। बहुत सारा दिया था। ठीक है, हम अब और नहीं कर सकते थे, ठीक है? और जो कुछ भी आ रहा था वो सब कुछ था। मैं बनाना बंद कर दूंगा। वो यहाँ है। हाँ, वही है, नीचे वाले ऑर्चर्ड से। केटी ली को गिरफ्तार किया गया और एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मामूली चोटों के लिए इलाज किया गया। वहां पर अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू की और जो कुछ उन्होंने बताया उससे यह पता चला कि वह और उनका बेटा छुरी मारने की घटना से पहले के दिनों, हफ्तों और महीनों में किन संघर्षों से गुजर रहे थे। मुझे ये भी पता था। उन आवाजों के बारे में पता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं खुद पूछताछ के वीडियो में रहूंगी। मैं उन्हें देखती हूँ, वे सोचते हैं कि वे कभी उसमें नहीं आएंगे जब तक कि आ नहीं जाते। ये मैं नहीं। हम बस थोड़ा समझना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अभी समझ पाए हैं। ठीक है, यही वजह है कि हम यहाँ हैं। हमें उम्मीद है कि आप शायद हमारी मदद कर सकते हैं, कम से कम कोशिश करने में। ठीक है, तो हाँ, उसके बारे में मुझे बताओ। वो है, उसे दिमागी चोट लगी थी और वो प्री स्कूल से, बल्कि आधिकारिक तौर पर किंडरगार्टन से भावनात्मक सहायता की विशेष कक्षा में है। वो वहाँ 8 साल तक गया और मैं हमेशा अच्छा महसूस करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी। और अब मैं भी विकलांग हूँ। अब मैं गाड़ी नहीं चला सकती। मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती। ठीक है। मैंने हर डॉक्टर से संपर्क किया है जिसे जानती हूँ। मैं बस थक गई हूँ। हम थक जाते हैं। वह भी थक गया था। वो थक गया था। वो थक गया था और वो पेंटिंग कर रहा था और मैं उसे सुलाने ही वाली थी। भगवान, कोई बात नहीं। उसके शुरू करते ही मैं रुक नहीं सकी और उसने मुझे उसके ऊपर गिरा दिया।
तो? ने अंत के बारे में कुछ कहा। तुमने कई बार उसके बारे में ऐसा कहा, इसका मतलब क्या है? देखो, तुम इसे नहीं देखती। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे हम बहुत तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। वो एक्स जला रहा है और वो भी। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा बन जाए जिसे वो खुद पहचान न सके, या फिर इसके उलट मैं वो इंसान बनना चाहती हूँ और मुझे नहीं पता। और हम कम से कम शुरुआत में तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने कहा था कि आप हमेशा दुनिया के अंत की बात करती रही हैं। ये बस मजाक में बात करने जैसा था। ऐसा कुछ जैसे कि ठीक है, शायद मैं हर रात ऐसा कर सकती थी। आप लोगों ने वो देखा, लेकिन ज्यादातर मुझे लगा था कि हम इस घर से बाहर जाने वाले हैं, बस इतना ही। ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। क्या तुम्हें डर था कि अपार्टमेंट छिन जाएगा? क्यों? क्योंकि वो जल्दी ही 18 साल का होगा। मुझे सोशल सिक्योरिटी के लिए फिर से आवेदन करना पड़ा। इस बुधवार को अपॉइंटमेंट है, बाकी मुझे पता नहीं। रिकॉर्ड जो वे भेजने वाले थे, मैं इस बात से साध नहीं थी कि वे उसे भेजे, क्योंकि अब लोगों की उस तक पहुंच हो सकती है। ठीक है, ठीक है। मैंने मदद के लिए बहुत से लोगों से संपर्क किया है। मैं लगभग 2 महीने से लगातार रो रही हूँ। तुमने कहा कि 2 महीने से मदद के लिए रो रही हो। इस बीच तुम किससे बात कर रही थी? मेरी एक थेरेपिस्ट है। क्या मैंने उनसे बात की थी? कौन? एक थेरेपिस्ट। ठीक है। मैं बस उससे यही बात करती हूँ। क्या ऑस्टिन के पास काउंसलर या थेरेपिस्ट था? नहीं, हमने फिर उसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपॉइंटमेंट्स पर नहीं जाता था। ठीक है, हम उसे फिर से उसके साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी हाल ही में समीक्षा हुई थी। हम वहाँ लोगों से मिलने वाले हैं। मुझे लगा मैंने दीवार पर अवार्ड देखा। क्या वो पिछले साल का था? और शैक्षणिक उत्कृष्टता, तो क्या वह अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था? नहीं, वो पिछले साल का नहीं हो सकता था। ठीक है, हो सकता है। मेरा मतलब है, शायद मैंने उसे गलत समझा। कुछ साल पहले? क्या वह स्कूल का काम ठीक से कर पा रहा था? जब वो जाता था तो हमेशा नहीं, वे उसे ज्यादातर समय एक सीमेंट के कमरे में रखते थे। उनके पास पीछे वाले कमरे हैं। कहाँ पर? ठीक है। और वो उसके व्यवहारिक उग्र दौरों की वजह से दिन का ज्यादातर समय उस सीमेंट के कमरे में बैठा रहता था। ठीक है। और फिर कोविड आने से ठीक पहले वो इसके संपर्क में आ गया, तो हम बस घर में ही रहे और मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। मुझे पता है कि आप लोगों के बीच पहले से होती रही हैं, लेकिन इन दिनों की बात करें तो आप लोगों के बीच कोई बहस या ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो आपने बताया था ये था, वो भी इसे उतना ही करना चाहता था जितना मैं चाहती थी। अगले दिन केटी ली अदालत में आरोपों पर पहली पेशी के लिए पहुंची। उस पर ऐसी हत्या का आरोप लगाया गया जिसकी श्रेणी अभी तय नहीं की गई थी। साथ ही एक अधिकारी का विरोध करने और उसके काम में बाधा डालने का भी आरोप था। जमानत से इनकार कर दिया गया। कोर्ट द्वारा आदेशित मानसिक क्षमता का मूल्यांकन किया गया और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम पाया गया। अक्टूबर 2025 में वह अदालत में पेश होकर द्वितीय श्रेणी की हत्या का दोष स्वीकार किया और मुकदमे से बच गईं। समझौते के तहत अभियोजकों ने प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप हटा दिया, जो कायम रहता तो अपने आप आजीवन कारावास की सजा होती। इसके बजाय वो 60 से 90 साल के बीच जेल में रहेंगी, जिसमें पैरोल का मौका मिलने से पहले एक अनिवार्य न्यूनतम सजा पूरी करनी होगी। गणना करें तो केटी ली पैरोल बोर्ड के सामने आने तक
100 साल से ज्यादा की हो जाएंगी। दोष स्वीकारोक्ति की सुनवाई के दौरान पहली बार खुली अदालत में अपार्टमेंट के भीतर की कई परेशान करने वाली बातें रखी गईं, जिससे जनता को इस बारे में ज्यादा साफ तस्वीर मिली कि अभियोजकों के मुताबिक वहां क्या हुआ था। क्या ये सच है कि लगभग 21 फरवरी 2025 को आप हॉलैंड सिटी ओटावा काउंटी मिशिगन में थे? यस। ठीक है। और आप ऑस्टिन की मां से ये उस दिन मैं 17 साल था और नाबालिग था। यस। क्या आपने उससे कोई दवा या नींद की दवा दी थी? क्या उसे वह दवा या नींद की दवा देने के कारण वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाया था? मुझे माफ कीजिए। यस। तो आपने उसे दवा दी और उसके बाद वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सका, क्या ये सही है? फिर आपने उसके शरीर पर नियंत्रण किया, क्या ये कहना सही होगा? तो जब वो आपके नियंत्रण में था, क्या आपने जानबूझकर उस पर गंभीर मानसिक पीड़ा या कष्ट पहुंचाया? क्या आपने उसे मानसिक स्थिति बदलने वाला पदार्थ दिया था? और क्या ये जानबूझकर किया गया था? हाँ। और उस मानसिक स्थिति बदलने वाली दवा देने से क्या उसके आत्मबोध, उसकी इंद्रियां या उसके व्यक्तित्व बाधित हुआ? तो क्या सच है कि जब वह आपके नियंत्रण में और बेहोश था तब आपके पास चाकू था? और क्या आपने कम से कम 2 बार उसकी बांह काटी थी? और फिर क्या आपने उसी चाकू का इस्तेमाल उसका गला काटने के लिए भी किया? हाँ, जब आपने उसका गला काटा क्या उसकी वजह से उसकी मौत हो गई? उन्नीस जनवरी 2026 वो दिन जब केटी को उसकी आधिकारिक सजा पता चलेगी। कोर्ट रूम भरा था। परिवार, रिपोर्टर और वही कई चेहरे थे जो शुरू से इस मामले को फॉलो कर रहे थे। जज द्वारा वह सजा सुनाए जाने से पहले जिसका सभी को इंतजार था, केटी को एक आखिरी मौका दिया गया। अदालत में सजा से पहले खुद अपनी बात रखने का अधिकार, अदालत को अपने शब्दों में संबोधित करने का मौका। केटी के बोलने से पहले वकीलों को अंतिम दलीलें पेश करने को कहा गया, जिससे जज को सजा तय करने से पहले जरूरी मुद्दों पर विचार करना था। ये मिशिगन राज्य बनाम केटी ऑस्टिन डी का मामला है। केस नंबर 254752 FC। आज सजा सुनाए जाने के लिए निर्धारित दिन और समय है। मैंने वोटिंग काउंसिल को अपील की प्रक्रिया दी है। साथ ही रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि जेक आर्ट्स पीड़िता के पिता हैं और पोर्टलैंड में परिवार के साथ है। मैंने उनसे पुष्टि कर ली है कि वो सजा के संबंध में अदालत में कोई बयान नहीं देना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से वो अदालत कक्ष में सजा को सुन रही हैं। मिस प्रोसिक्यूशन। मान्यवर, आप जानते हैं कि मैंने बोर्ड हैंडल की प्री सेंटेंस इन्वेस्टिगेशन का प्रतिनिधित्व किया था, जिसे पूरा बताया गया था। प्ली एग्रीमेंट में सुधार विभाग में 60 से 90 साल की सजा का समझौता है, जो काउंट 1 और 3 पर लागू होता है। अभियोजन पक्ष अदालत से उस समझौते का पालन करने का अनुरोध करता है। मान्यवर, डिफेंस टीम की बात करें तो हमारे कार्यालय ने पिछले साल में मिस ली को अच्छी तरह जाना है। उन्होंने अपने बेटे ऑस्टिन के लिए प्यार को साफ तौर पर बताया है। आप जानते हैं केटी एक सिंगल पेरेंट थी जो अपने बेटे की परवरिश सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ बहाने नहीं बना रहे हैं। ये वाकई एक दुखद स्थिति थी और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। आप जानते हैं एक सिंगल पेरेंट के तौर पर वो ऑस्टिन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसे जिन सेवाओं की जरूरत थी वे दिला रही थी, लेकिन ऐसा करते हुए मान्यवर आप जानते हैं उन्होंने अपनी खुद की देखभाल करना नजरअंदाज कर दिया। तो इसी वजह से आप जानते हैं अपनी मानसिक सेहत को नजरअंदाज करना, अपने दोस्तों, परिवार और समाज से अलग थलग रहना, अपने बेटे के साथ अपने अपार्टमेंट में बंद रहना, इन सब का असर हुआ। जैसे कोविड आया, बाहर ना निकलना और फिर ऑनलाइन कई तरह की बातें सुनना और सोशल मीडिया का असर, आप जानते हैं यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं। केटी को जानकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है।
प्रियजनों का हाल पूछें और मानसिक सेहत को प्राथमिकता दें। पिछले 1 साल में केटी से मिलते हुए मैंने यही सीखा। क्या आपको प्री सेंटेंस रिपोर्ट पढ़ने का पूरा मौका मिला? जी हाँ, मिला है। क्या वकील की बातों के अलावा आपको कुछ जोड़ना है, सुधारना है? नहीं। सजा से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। आगे बोलिए। कोई इतनी महत्वपूर्ण बात की शुरुआत कैसे करे जब शब्द सिर्फ इतना ही बयां कर सकते हैं। मैंने तय किया कि मेरे लिए सबसे अहम क्या है। ऑस्टिन के लिए मेरा प्यार। मैं उसे अपनी पूरी शिद्दत से प्यार करती हूँ। ये प्यार कभी खत्म नहीं होता और मेरा दिल टूट गया है। 18 साल तक सिर्फ हम दोनों ही थे और हर मुश्किल में साथ थे। वह मेरा बच्चा, ताकत और मकसद है। मैंने पूरी कोशिश की कि उसे शामिल किया जाए। ऐसी दुनिया कभी होनी ही नहीं थी जिसमें मैं रहूं पर वह न हो। मैं उसके बिना खो गई हूं। मैं 1 साल से ये बयान लिखने की सोच रही थी और हर शब्द कम पड़ जाता है। मैं उन पहले पहुंचने वाले आपात कर्मियों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिन्हें उस रात सब कुछ संभालना पड़ा और जिनके सामने मैंने चाकू उठाया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको उस स्थिति में डालना मेरे लिए गलत था। मैं जासूसों से उन अनुत्तरित सवालों के लिए माफ़ी मांगती हूँ और अस्पताल के कर्मचारियों से इतनी गुस्से में होने के लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। आपने मेरी जान बचाई। हाँ, मैं अभियोजक से माफ़ी चाहती हूँ कि उन्हें ऑस्टिन की ओर से लड़ना पड़ा और बचाव पक्ष की टीम से भी उन मुश्किलों और पूरे साल के आंसुओं के लिए माफ़ी चाहती हूँ। समुदाय पर मेरा असर दूर तक गया जिससे मैंने इतनी तकलीफ और दर्द की उम्मीद नहीं की थी। मैथ से इससे पहले कि आप अपना रिश्ता सुधार पाते, उसे आपसे छीन लेने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे दोस्तों और परिवार से, और वे दोस्त जो परिवार जैसे हैं। माफ़ कीजिए कि मैंने आपको अचानक इतना गहरा दुख दिया। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपने क्या झेला। मुझे पता है कि इसे बेहतर बनाने के लिए कोई जादुई शब्द नहीं है। मैंने 100 चिट्ठियाँ शुरू की लेकिन कभी सही नहीं लगा। मुझे लगता है अब कुछ भी सही नहीं होगा। उस समय मैं इतनी बीमार थी कि अपनी तकलीफ और डर से आगे देख नहीं पाई और समझ नहीं सकी कि इससे हमारे सबसे प्यारे लोगों को कितना दर्द होगा। आत्महत्या के विचारों में डूबे रहना इसमें बहुत माहिर होता है। मेरी सेहत, शर्म और वहम के कारण कई बातें मैं किसी को नहीं बता रही थी। ऑस्टिन को खोने के डर से अब लगता है शायद वही बेहतर होता, लेकिन मुझे नहीं लगा कोई वैसे प्यार या समझ सकता जैसे मैं कर सकती थी। 2020 से शुरू होकर मेरी मानसिक और शारीरिक सेहत जो पहले से ही खराब थी, इतनी खराब हो गई कि हम अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स के लिए ही घर से बाहर जाते हैं। 5 साल तक बाहर ना निकलने के बाद मुझे असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरे फ़ोन पर सिर्फ दुनिया के अंत से जुड़ा कंटेंट आ रहा था। मैं ऐसे बंद विचारों के घेरे में इतनी गहराई तक फंस गई थी कि हम अलग हकीकत में जी रहे थे जो बहुत भयानक थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाले रखा था, लेकिन मुश्किल से। नवंबर 2024 में ही मैं पूरी तरह डूब गई थी। मेरी मानसिक सेहत तेजी से गिरने लगी। मुझे लगा दूसरी FBI मुझे सड़क पार से देख रही है। मैं दिन में 8 घंटे अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखती रहती थी, लोगों के व्यवहार को समझने की कोशिश करती थी और खुद को सही साबित करने की कोशिश करती थी। मैं सभी बिजली के सॉकेट में बग्स ढूंढ रही थी, कोई नहीं मिला, तो लगा दिमाग पढ़ने वाले ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं फिर सोच रही थी कि जो मैं सोच रही थी वो एक शुरुआत का बिंदु था। मैंने वीडियो देखा जिसमें सरकार पुरुषों को वेलनेस फर्म्स लियो भेज रही थी और मेरा दिमाग जवाब दे गया। यह डर जल्दी ही हो गया कि वे किसी भी पल हमें लेने आ सकते हैं और कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जा सकते हैं। इन सब के बीच मेरी बिगड़ती सेहत और बढ़ता दर्द। अब मुझे नहीं पता था कि ऑस्टिन की रक्षा कैसे करूं। मेरा मन और शरीर सर्वाइवल मोड में थे और मैं असफल हो रही थी। हम डरे थे, हम अकेले थे। हमारे अवसाद का एक हल था। 1 साल की थेरेपी, दवाओं, आत्ममंथन और भगवान को पाने के बाद अब मैं उस रात को वैसे देख सकती हूँ जैसी वो थी।
अब समझती हूँ उसके फैसलों पर मेरा असर था और ये सोच हमेशा परेशान करती है। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई तकलीफ हो। अपनी टूटी बिखरी सोच में मैं उसे बचा रही थी। हर दिन, हर सोच, हर बुरा सपना, हर फ्लैशबैक, उसके बिना हर पल मैं हमेशा सजा भुगतती रहूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी नहीं है। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में इसी सोच में बिताऊंगी कि क्या अलग कर सकती थी और कैसे आगे बढ़कर उससे जुड़ सकती थी। मैं उन चेतावनी संकेतों पर लगातार बोलती रहूंगी जिन्हें अब भी साफ देख सकती हूँ। अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो जेल से भी ज़्यादा डरावनी ऑस्टिन के बिना ज़िंदगी लगती है। मुझे अफसोस है कि मैंने सबको ऐसी सज़ा दी। धन्यवाद। हमें हरी झंडी मिल गई है। धन्यवाद, आपकी टिप्पणियां अधिवक्ता महोदय बहुत उपयुक्त थे। हमने रिसेप्शन जांच रिपोर्ट देखने के बाद तस्वीरों, हिंसा के उल्लेख और कई चीजें देखी हैं। ये मीडिया कहानी मुश्किल थी क्योंकि ये उस इलाके में थी और मुश्किल थी क्योंकि ये भयानक है। और सच कहूँ तो उस दिन आपने जो कृत्य किए वे देशद्रोह से कम नहीं थे। यह अदालत का सजा है आरोप 1 और 3 पर। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिबंधित हथियार के इस्तेमाल के लिए 120 महीने की सजा 60 साल में और अधिकतम 1080 महीने यानी 90 साल और इसके अलावा 353 दिन। जहां तक सजा में छूट और कमी की बात है, याचिका अधिकारी इस अदालत द्वारा प्रतिबंधित हथियार के इस्तेमाल के लिए न्यूनतम 16 महीने, अधिकतम 1041 महीने और इसके अलावा 353 दिन की सजा का आरोप लगाते हैं। कानून अनुसार सभी सजाएं साथ चलेंगी। वे कहते हैं कि अदालत के अनुसार एक केस के लिए कानूनी लागतें जरूरी हैं। ये अंतिम सजाएं हैं और आप अदालत के फैसले की अंतिम सजा के बारे में सुन रही हैं। टेक्सास गणराज्य की सरकार की अदालत उच्च अधिकारी की अपील सुनती है। हमें 242 दिनों तक एक विशेष कागज चाहिए। धन्यवाद। कृपया अपने लिए पढ़ना सुनिश्चित करें। इंटरनेट ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अपने अंतिम बयान के दौरान केटी ली ने जज के सामने अपने फोन को उसकी हकीकत की समझ बिगाड़ने के लिए सीधे तौर पर दोषी ठहराया। ये ऐसा बयान है जो सुनने में लगभग मजाकिया लगता है। एक वयस्क महिला ऐप पर उंगली उठा रही है। अगर आप सुर्खियों की अहमियत छोड़ दें तो इसके पीछे एक असली और दस्तावेजीकृत अवधारणा है। शोधकर्ताओं, कानूनी विद्वानों और टेक कंपनियों के आलोचकों ने इसे एल्गोरिदमिक कट्टरपंथीकरण कहा है। यह विचार सरल है। सुझाव देने वाली प्रणालियां इस तरह बनाए गए हैं कि वे उपयोगकर्ताओं को लगातार देखते रहने के लिए प्रेरित करें। जितना कोई व्यक्ति साजिश, डर या प्रलयकारी सामग्री देखता है, प्लेटफॉर्म उतनी ही ऐसी सामग्री दिखाता है। समय के साथ यह एक फीडबैक लूप या बंद सर्किट बनाता है जिसमें एल्गोरिदम द्वारा चुनी गई वास्तविकता स्क्रीन के बाहर की दुनिया से कम मेल खाती है। यह कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक में मीडिया शोधकर्ता जॉर्ज गर्बनर ने मीन वर्ल्ड सिंड्रोम शब्द गढ़ा था, जिसमें बताया था कि डरावने मीडिया के अधिक संपर्क से दर्शकों को दुनिया असल से ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। वो टेलीविजन के बारे में बात कर रहे थे। आज वही घटना हर किसी की जेब में 24 घंटे ऑटो प्ले पर चल रही है। इनमें से कोई भी बात केटी ली के किए की सफाई नहीं देती और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसलिए इंटरनेट ने मुझे मजबूर किया जैसी दलालत में नहीं चलती। लेकिन यह जरूर समझाने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति जिसका पहले कभी हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, कैसे अकेले अपने अपार्टमेंट में बैठकर घंटों तक स्क्रॉल कर सकता है और हकीकत से इतना कट सकता है कि उसने अपने ही बेटे की जान ले ली। केटी ली अपनी जिंदगी के अगले कई दशक मिशिगन की एक जेल में बिताएंगी और कहीं एक सेल की खामोशी में, फोन के बिना, फीड के बिना, उस लगातार डरावनी खबरों की धारा के बिना जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। उसके पास यह सोचने के लिए बहुत समय होगा कि क्या असली था और क्या नहीं।